रणजीत सिंह और अंग्रेज संघर्ष। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पंजाब को एक केंद्रीय शक्ति के रूप में संगठित करने का कार्य रणजीत सिंह के शासनकाल में हुआ। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल की शुरुआत के साथ ही पंजाब क्षेत्र को संगठित किया। मिसलों को संगठित करते हुए केंद्रीय शक्तिशाली साम्राज्य पंजाब को उत्तर भारत के शक्तिशाली राज्यों के रूप में स्थापित किया। धीरे धीरे पंजाब में सिख शक्तिशाली व संगठित होते जा रहे थे। दूसरी ओर पंजाब का भौगोलिक महत्व भी था, क्योंकि पंजाब से लगने वाला क्षेत्र जो था वह अफ़गानिस्तान और रूस से लगने वाला था, जो एक सामरिक महत्व का क्षेत्र था। मध्य एशियाई देशों से भारत आने का जो सबसे अच्छा मार्ग था वो पंजाब से होकर के था। अफ़गानिस्तान और रूस से पंजाब की सीमाएं जुड़ी हुई थी और अफ़गानिस्तान के शासकों के साथ रणजीत सिंह के संबंध अच्छे थे। अन्य कारणों में सतलज नदी का महत्व, अरब सागर से सीधा जल मार्ग पंजाब तक के लिए सतलज नदी का था, तो अंग्रेज किसी भी प्रकार से सतलज नदी के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहते थे और वे पंजाब पर भी अपना नियंत्रण चाहते थे, ताकि भविष्य में अफ़गान और रूसियों के साथ संघर्ष के समय में वो पंजाब पर अपना केंद्र बना सके। अंग्रेज उत्तर भारत में पंजाब पर नियंत्रण चाहते थे। फ्रांसीसियों से उन्हें असुरक्षा भी थी, क्योंकि उस समय में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था। मराठों के उपद्रव की वजह से वे असंतुष्ट थे। और उसी समय में अगर हम बात करते हैं 1806, 1807, 1808 में, तो उस समय में नेपोलियन का रूस पर आक्रमण हुआ ही था और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि नेपोलियन रूस के रास्ते भारत पर आक्रमण करें। उससे बचने के लिए भी यह जरूरी था कि पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। सतलज नदी के क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक था, जल मार्ग के रूप में आवश्यक था। पंजाब पर अपना नियंत्रण अफ़गानिस्तान और रूस से होने वाले हमलों की सुरक्षा के लिए था। और एक तरफ रणजीत सिंह या सिखों का शक्तिशाली होना अंग्रेजों के लिए चिंतित था, क्योंकि उस समय में उत्तर भारत के शक्तिशाली राज्यों की अगर बात की जाए तो रणजीत सिंह उस समय शक्तिशाली शासकों के रूप में थे, जिन्होंने सिंधियों, मराठों के बाद उत्तर भारत में अपने आप को शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। परंतु रणजीत सिंह ने अपने पूरे शासनकाल तक 1839 तक 1839 तक कभी भी अंग्रेजों के साथ सीधा संघर्ष नहीं किया। रणजीत सिंह जानते थे कि केवल शांति और समझौतों के द्वारा ही हम अंग्रेजों के नियंत्रण से बच सकते हैं, तो उनसे युद्ध नहीं किया जाए। इसी क्रम में पहली बार गवर्नर जनरल मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर नगर में जो संधि हुई, जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है, अप्रैल 1809 में। और इस संधि की जो शर्तें थी वह थी कि दोनों ही पक्ष मित्रता बनाए रखेंगे, अर्थात अंग्रेजों का शत्रु पंजाब सिखों का शत्रु होगा, अंग्रेजों का मित्र सिखों का मित्र होगा, सिखों का मित्र अंग्रेजों का मित्र होगा, सिखों का शत्रु अंग्रेजों का शत्रु होगा। यह दोनों पक्षों के बीच मित्रता की शर्तें रखी गई। और सतलज नदी को रणजीत सिंह की सीमा निर्धारित करते हुए सतलज के पार के राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण को स्वीकार किया गया। आपस में युद्ध न करना तथा रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक के रूप में शासक स्वीकार किया गया। और दोनों ही पक्ष सतलज नदी के किनारे सेना नहीं रख सकते हैं तथा संधि की शर्तों का दोनों पक्षों द्वारा सम्मान करना पड़ेगा। ये जो अमृतसर की जो संधि थी, जो रणजीत सिंह के द्वारा चार्ल्स मेटकाफ के साथ पहली बार की गई थी, इसका सीधा तात्पर्य था कि सतलज नदी को लेकर के दोनों ही पक्षों के मध्य समझौता जो तब तक बना रहा जब तक शांति बनी रही। परंतु अगर हम रणजीत सिंह के शासनकाल की बात करें, दोनों ही शक्तियों अर्थात सिखों और अंग्रेजों के मध्य शासन की बात करें, तो दो चरणों में हम इसको समझ सकते हैं। पहला तो प्रथम चरण अमृतसर की संधि से लेकर के 1831 तक, जिसे हम प्रथम चरण के नाम से जानते हैं, और दूसरा द्वितीय चरण 1831 से लेकर के 1839 तक, जिसे हम रणजीत सिंह की मृत्यु के समय तक मानते हैं। अगर हम प्रथम चरण की बात करें 1809 से 1831 तक, तो इस समय में रणजीत सिंह ने की राजनीतिक योजना क्या थी?
इस समय में रणजीत सिंह की राजनीतिक योजना थी कि रणजीत सिंह ने संधि के अनुसार अर्थात अमृतसर की संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों के विरुद्ध नेपाल युद्ध 1816, बर्मा युद्ध 1824, मराठा, जाट और सिंधिया के विरुद्ध अंग्रेजों का संघर्ष 1825 में किसी भी शक्ति, चाहे नेपाल हो, बर्मा हो, मराठा, जाट और सिंधियों को अंग्रेजों के विरुद्ध उसने कोई सहायता प्रदान नहीं की। अर्थात अमृतसर की सैनिक संधि की शर्तों या अमृतसर की संधि की शर्तों का उनके द्वारा पालन किया गया। दूसरी तरफ अगर हम अंग्रेजों की बात करें, प्रथम चरण जो था वो शांतिपूर्वक सिख शासकों के लिए भी रहा और अंग्रेज इस समय में मराठों के साथ, जाटों के साथ, सिंधियों के साथ संघर्ष कर रहे थे और वे सिखों के साथ सीधा संघर्ष नहीं करना चाहते थे। तो प्रथम चरण जो रहा 1809 से लेकर 1831 तक वो शांतिपूर्ण रहा अमृतसर की संधि की शर्तों के अनुरूप। परंतु जो परिवर्तन आए वह परिवर्तन द्वितीय चरण में आए। अंतिम 9 वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के अंतिम 9 वर्ष जो थे 1831 से लेकर के 1839 तक, यह समय अंग्रेजों और सिखों के मध्य मानसिक संघर्ष का दौर रहा। जैसे अंग्रेजों द्वारा सिखों के शत्रु अफगान शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए, जिससे सिख नाराज हो गए और सिंध क्षेत्र, अफगानिस्तान से लगने वाले सिंध क्षेत्र को लेकर सिख और अंग्रेजों के मध्य सैनिक संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंग्रेज अफगानिस्तान पर कंपनी का नियंत्रण या अंग्रेजों का नियंत्रण चाहते थे, जिससे कि पंजाब प्रांत या पंजाब क्षेत्र को या सिखों को घेरा जा सके। और इस समय में ही 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और उसके मृत्यु के साथ ही अमृतसर की संधि की शर्तें भी समाप्त हो गई और अंग्रेज इसी की प्रतीक्षा में थे कि रणजीत सिंह के साथ सीधा संघर्ष न किया जाए और विषम परिस्थितियों में संघर्ष न करते हुए केवल सही समय का इंतजार किया जाए। और वह सही समय था रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कैसे हुआ? 1839 में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ। रणजीत सिंह के जीवित रहते हुए अंग्रेज पंजाब पर अपना विलय नहीं कर पाए, परंतु मृत्यु के साथ ही पंजाब या सिखों की स्थिति में परिवर्तन आया और उसके बाद पंजाब पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया। प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 के मध्य प्रथम सिख युद्ध लड़ा गया, जिसमें 2 प्रमुख संधियां हुई, लाहौर की संधि 1846 और भेरोवाल की संधि 30 दिसंबर 1846 को, जो प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध था जिसमें अंग्रेज शक्तिशाली रहे। अंग्रेजों ने सिखों के राज्यों को पराजित किया। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849, 1848 से 1849। 29 मार्च 1849 को भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा सीधे ही पंजाब के सिख शासकों को सैनिक युद्ध के द्वारा पराजित करते हुए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ये एक अंत था कि किस तरीके से रणजीत सिंह के जीवित रहते हुए अंग्रेज कभी भी सिख साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित नहीं कर पाए, परंतु रणजीत सिंह की मृत्यु के 10 वर्ष के अंदर ही सिख जो थे वे अपनी स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों खो चुके थे।